class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 8, that is National Awakening and Establishment of Political Organization in India. Today our topic is the development of extremist movement and their system of working and importance of extremist movement. Today we are going to discuss about its conclusion parts. So let's start. The leaders used to word Swadeshi or self-governance in a different connotation. By self-governance, they not only mean obtaining the political right, but also establishing a political system in which would help to India to progress. देखो जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हुआ करते थे, उनका ये कहना था कि स्वदेशी और सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए। सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि हमें पॉलिटिकल राइट मिले, बल्कि हमारे लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, ओके, जो कि इंडिया के लोगों को प्रोग्रेस करने में मदद करे। The extremists were stern supporter of boycott and self-rule. The boycott, they did not mean to boycott the foreign goods. देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बाइकॉट के बहुत ज्यादा सपोर्टर थे और सेल्फ रूल के सपोर्टर थे। बाइकॉट मतलब कि जो ब्रिटिशर्स के गुड्स हैं उसको बाइकॉट किया जाए, उनको यूज ना किया जाए, और इसके अलावा ये सेल्फ रूल के सपोर्टर थे कि हमारा रूल होना चाहिए, हमारा शासन होना चाहिए। अब देखिए बाइकॉट का मतलब यही नहीं है यहाँ पर कि सिर्फ हम ब्रिटिशर्स के गुड्स को ना लें, बल्कि बाइकॉट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की हम जॉब्स कर रहे हैं, मतलब उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की हम जॉब्स कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर है या ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें कोई सा अवार्ड दे रही है, उन सबको हम नकार दें, मतलब ब्रिटिशर्स की जॉब में नहीं रहे, उनके इंस्टीट्यूशन में नहीं रहे और अवार्ड्स वगैरह ना लें उनसे। दे सेल्फ रूल वाज करस्पॉन्डिंग टू बाइकॉट, है ना, सेल्फ रूल बाइकॉट का करस्पॉन्डिंग था। In the last decade of 19th century, the idea that outflow of money and poverty had to be curbed, and locally used Swadeshi goods should be used more and more. Use of local goods became the synonyms to nationalism. अब देखें जो 19th century थी उसके लास्ट डिकेड में ये हुआ कि जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे उन्होंने कहा कि हमें अपनी पॉवर्टी दूर करना है, हमें अपनी गरीबी दूर करना है, तो स्वदेशी चीजों को अपनाना पड़ेगा, इससे ही हमारी पॉवर्टी दूर होगी। स्वदेशी मतलब जो भारत के अंदर निर्मित है, भारत की जो कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर चीजें बन रही है या भारत की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ओके, वहां हमें जाना चाहिए। तो उस समय जो स्वदेशी यूजिंग थी, मतलब स्वदेशी चीजों को यूज करना, वह नेशनलिज्म का सिनोनिम्स बन गया था। The boycott and Swadeshi movement run by racial nationalists gained enormous success. देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने जो बाइकॉट और स्वदेशी मूवमेंट चलाई उसको बहुत ज्यादा सक्सेस मिला, और इससे जो इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्रीज है उसको बून मिलने लगा, मतलब वो वापस से फलने फूलने लगी। A national purpose of fund was made for the development of cottage industry. कॉटेज इंडस्ट्री की डेवलपमेंट के लिए एक फंड बनाया गया है ना, जिसमें से लोन देके या मदद करके कॉटेज इंडस्ट्रीज को फिर से लगाया जाए। Very soon school and colleges became the centers of this movement. इसके अलावा इस मूवमेंट के जो सेंटर्स थे बहुत जल्द स्कूल और कॉलेजेस भी बन गए। इसी फंड की मदद से स्कूल और कॉलेजेस भी बनाए गए, और उन्हीं इंडियन स्कूल और कॉलेजेस के अंदर क्या होता था कि किस तरीके से इस फंड का इस्तेमाल करना है कॉटेज इंडस्ट्रीज के लिए और दूसरी मूवमेंट के अंदर वो डिसाइड होता था। तो स्कूल और कॉलेजेस एक सेंटर हो चुके थे। देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे वो ये चाहते थे कि इंडियन लोगों को इंग्लिश एजुकेशन मिले, ये एक बैरियर रहेगा डेवलपमेंट में। जो इंडिया के जो लोग हैं उनके डेवलपमेंट के अंदर एक बैरियर का काम करेगी इंग्लिश एजुकेशन। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्रू द स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम। देखिए इन्होंने जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने एक नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जहां पर लोगों को इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बताया जाता था, उसके फायदे के बारे में बताया जाता था कि किस तरीके से जब हम इंग्लिश एजुकेशन लेंगे तो हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके इतिहास को, उसके लिटरेचर को जानेंगे तो किस तरीके से हमारा फायदा हो सकता है। The objective of national education program was to provide education which would support national welfare. देखिए इसका एक उद्देश्य ये भी था नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम का कि ऐसी एजुकेशन दी जाए इंडियन लोगों को जो कि नेशनल वेलफेयर को सपोर्ट करे। एम टू अचीव नेशनल वेलफेयर नेशनल एजुकेशन काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो यही नेशनल वेलफेयर को अचीव करने के लिए इसका मेन मकसद यही था, नेशनल वेलफेयर को अचीव करना। इसी के लिए नेशनल एजुकेशन
काउंसिल बनाई गई थी। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। इन एक्सट्रीमिस्ट लोगों का इंपॉर्टेंट क्या रहा है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है उन्होंने नॉन कॉपरेशन की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रखा था कि ब्रिटिशर्स के प्रति हमें नॉन कॉपरेशन की भावना रखना है। ओके, और इसी वजह से ये जो उनकी ये नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी की वजह से ही ये एक मास मूवमेंट अब बन चुका था। The extremist nationalists never resorted to part of violence and strays on the creative programs in order to make the mass movement more powerful and impacting. This can be seen as the most significant features of movement. देखें यहाँ पर वो कोई एग्रेसिव रवैया नहीं अपनाते थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बाइकॉट के द्वारा, स्वदेशी के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बता दिया था कि ये जो तरीके हैं इससे कितना ज्यादा फायदा होता है इंडियंस को और इससे कितना नुकसान होता है ब्रिटिशर्स को। They launched boycott, introduced concept of Swadeshi, established National Education Congress, and thus spread on creative program and reinforced on the development of inheritance qualities like self-esteem, self-dependence, and self-reliance in an individual. देखिए इन्होंने, हमने पहले ही देखा है कि इन्होंने बॉयकॉट मूवमेंट लॉन्च करी और उसके जरिए इनका मकसद था कि हमारा सेल्फ डिपेंड हो, हम किसी पे डिपेंड ना हो, ब्रिटिशर्स पे डिपेंड ना हो। इसके अलावा सेल्फ रिलायंस हम बने, इंडिविजुअली हम सेल्फ रिलायंस बने, हमें सेल्फ स्टीम की भावना पैदा हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स पर भी प्रेशर बनेगा, उनको जो जब पैसों में कमी आएगी तो कहीं ना कहीं जो वो हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और हमारे पैसों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ कर रहे हैं, तो वो जो फंड है वो भी उनका कम होगा। अब हम बात करेंगे द मेन लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म। एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म के कुछ मेन लीडर की बात करूं तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीन मेन लीडर्स थे एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के। इन तीनों को कहा जाता था लाल बाल पाल। ओके, there was a trio of Lal Bal Pal who draw the national movement in defined direction by exposing the non-action of British government and discontent of common Indian. तो देखें जो इंडियन लोगों में डिसकंटेंट पाया जाता था और जिस तरीके से ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो इन्होंने इन तीन लोगों ने इस नेशनल मूवमेंट को बहुत ज्यादा एक ये कहना चाहिए स्ट्रेंथ दी, ताकत दी। जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसमें ये तीन लीडर मुख्य है, प्रमुख है। लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल एंड बाल गंगाधर तिलक जो क्रेडिट टू अवेकन द इंडियंस एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। देखिए इन तीनों को ही माना जाता है कि इन्होंने जो इंडियन लोग हैं उनको अवेकन किया और उनके अंदर फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, करेज, धैर्य, ये सारी की सारी भावनाएं इंडियन लोगों के अंदर जगाई। तिलक कॉल्ड द फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ एग्रेसिव नेशनलिज्म माना जाता है। His political thinking was very eventually influenced by his religious thinking. उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग उनकी रिलीजियस थिंकिंग से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। His beliefs were firmly placed in natural rights, political freedom and principle of justice. देखिए उनका ये मानना था कि दुनिया के अंदर जो भी कोई व्यक्ति है उसको नेचुरल राइट्स मिलना चाहिए। जो जब उसने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो जो नेचुरली उसको राइट्स, जो दूसरे व्यक्ति को नेचुरली राइट्स होती है, जो अपने आप को ये कहता है कि मैं ऊंचे दर्जे का हूँ, तो वही हर व्यक्ति को, हर ह्यूमन को उस तरीके की नेचुरल राइट्स होनी चाहिए। इसके अलावा पॉलिटिकल फ्रीडम होना चाहिए हर किसी को और प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस होना चाहिए, सभी के लिए एक जैसा न्याय होना चाहिए। देखिए इन्होंने कहा था स्वराज इज माय बर्थराइट एंड आई शैल हैव इट, कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। और हमेशा से ये फ्रीडम के लिए लड़ते रहे, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लड़ते रहे पूरी जिंदगी। और ज्यादातर इन्होंने यंगस्टर को बहुत ज्यादा प्रभावित किया, उनको भय मुक्त करने के अंदर, यंगस्टर का जो भय है, जो ब्रिटिशर्स के प्रति डर था, उसको मुक्त करने के अंदर ये बहुत ज्यादा कामयाब रहे। इन्होंने यंगस्टर से कहा कि आप बलिदान के लिए तैयार रहे। इसके अलावा एक अनदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे जिनका नाम है विपिन चंद्र पाल। ये एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट और एजुकेशनलिस्ट थे और इसके अलावा ये लंदन से एक अखबार निकालते थे, न्यू इंडिया, तो उसके अंदर ये अपनी बातों को लिखते रहते थे। इस तरीके से ये यंगस्टर को
प्रभावित करते थे अपनी बातों से। इसके अलावा वंदे मातरम नाम का भी अखबार निकाला करते थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल के ये सख्त खिलाफ थे और इन्होंने कहा था कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल एक रेशियल नेशनलिज्म की ओर हमें ले जाएगा, धकेलेगा। मतलब ये कि रेशियल नेशनलिज्म का एक प्रतीक है बाइकआउट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के ये सख्त खिलाफ थे। तो इन्होंने भी देखो नेशनल अवेकनिंग के अंदर अपना एक मेजर रोल प्ले किया बंगाल में। इसके अलावा दूसरे थर्ड नंबर के एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो मॉडरेट थिंकिंग के काफी ज्यादा खिलाफ थे और इन्होंने जो कांग्रेस के मॉडरेट लीडर्स वगैरह थे उनकी काफी ज्यादा आलोचना की थी। ओके, उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट इन्होंने किया था। इनका ये कहना था कि स्वराज्य हमारे लिए जरूरी है, हमारी डेवलपमेंट के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए। सही गवर्नेंस के लिए क्या जरूरी है? स्वराज जरूरी है। इसके बगैर, स्वराज के बगैर हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। मतलब हमारे जो राइट्स है, जो कॉमन राइट्स होना चाहिए सिटीजन के, हमारा पॉलिटिकल राइट होना चाहिए, हमारे सोशल राइट होना चाहिए, हमें जो जस्टिस मिलना चाहिए वो स्वराज्य के द्वारा ही मिलेगा। जब हमारा खुद का शासन होगा तभी हमें मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिल सकता है। ओके, तो आपका ये लेसन नंबर जो 8 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब कल हम लेसन नंबर 9 पढ़ेंगे, फ्रीडम मूवमेंट एंड रिलेटेड इवेंट्स। तो आज आप लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आज तक के कंप्लीट कर लीजिएगा। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, दैट इज चैप्टर नंबर 9। तो आज के लिए बस इतना ही। आप एक बार फिर से ये पूरा चैप्टर रीड करेंगे, रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, जय हिंद, जय भारत।